वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। मेरा नाम है सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 7। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स को। हम लोग सेल ऑर्गेनेली देख रहे थे, तो अब हम लोगों का नंबर आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने का। तो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम जूनियर क्लासेस हर स्टूडेंट को ये तो पता ही होता है या ये चीज़ उसको रटी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। तो लेट्स सी। तो सबसे पहली चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। तो ये हो गई एक मेम्ब्रेन और इसके अंदर हम बनाते हैं एक डबल मेम्ब्रेन। तो जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग होती है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग देखी जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गई है? इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में कोई इनफोल्डिंग नहीं है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पोरस। पोरस मतलब इसमें कुछ एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, है ना, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके एंट्री या एग्जिट करेंगे। तो इसको नेम कर लेते हैं। ये क्या है? इट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? इट इज़ पोरस, है ना, ताकि कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स की एंट्री एग्जिट हो सके, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स से ही हमें एनर्जी मिलनी है, उसी से एनर्जी का प्रोडक्शन होना है। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज अ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग प्रेजेंट है, जैसे ये इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, ये इनफोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, इसको बोल देते हैं हम लोग क्रिस्टा, CRISTA। दीज इनफोल्डिंग्स आर टर्म्ड एज क्रिस्टा। अब इन दोनों डबल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फिल्ड अप होता है। ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस जो इसके अंदर फिल्ड अप हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में इसके पास खुद का DNA होता है। ठीक है, और ये DNA आपका सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और DNA डबल स्टैंडर्ड होगा तो डबल स्टैंडर्ड DNA। इट इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अब DNA है, इसका मतलब ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने लेवल पे, है ना, अपने लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकती है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस के लिए जो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है उस प्रोटीन का सिंथेसिस DNA के थ्रू होगा। ठीक है, तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। अब हम लोग समझने वाले हैं कि इसको एनर्जी या पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इस साइकिल को क्या कहते हैं, ये सब हायर क्लासेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं और उसके रिजल्टेंट क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी बनती है।
और इसीलिए एटीपी को हम लोग बोल देते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि जब हमारी सेल एटीपी को स्पेंड करती है या एनर्जी को जब खर्च करती है तो एटीपी को ब्रेक डाउन करना होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी एटीपी का ब्रेक डाउन करना होता है, तो जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो ये हाइड्रोलिसिस होगी एटीपी की। एक वाटर मॉलिक्यूल की मदद से जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा और ये एटीपी आपका एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में प्लस एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक फॉस्फेट जब यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ से कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ 30.5 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी हमें मिलती है एक एटीपी के टूटने पर। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस 30.5 किलो जूल पर मोल इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इस एनर्जी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? इस एनर्जी का यूज़ हम लोग कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में। ठीक है, एनी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, इसके अलावा हमारे बॉडी में लगातार 24/7 सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है ना, और हमारे बॉडी के सेल्स को और भी बहुत सारे फंक्शंस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं और हर फंक्शंस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी एटीपी के हाइड्रोलिसिस करने से। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का रिजल्ट ही है क्या? एनर्जी प्रोडक्शन करना। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जिस फूड को हम लोग खाएंगे उस फूड से पहले सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे और उस बायोमोलिक्यूल्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जब उसकी बर्निंग करते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो मेजर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टिड। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नाउ वी कैन राइट नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज प्लास्टिड। लेट्स राइट प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ प्लास्टिड एक तीसरी ऑर्गेनेली होती है जिसके पास में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट है? केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, और फंक्शन देख लेते हैं। तो प्लास्टिड होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं आपके दैट इज कलर्ड प्लास्टिड और सेकंड टाइप के होते हैं आपके कलरलेस प्लास्टिड। तो जो कलर्ड प्लास्टिक होते हैं ये आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का वर्क होता है जो आप डिफरेंट कलर के फ्रूट देखते हो, मैंगो येलो है ना, पोमग्रेनेट रेड कलर का अपीयर होता है ना, जो पपीता है वो येलो कलर का प्रोड्यूस होता है ना। तो ये सब जो कलर मिल रहा है फ्रूट्स को ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। दूसरा कलर्ड प्लास्टिक में आपका आता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स के केस में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल, है ना। और क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से ही हमें लीफ कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये दुनिया जो हरी भरी हम लोगों को दिखती है, पेड़ पौधे जब सब हरे भरे दिखते हैं, ये केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं कलरलेस प्लास्टिड। तो कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकोप्लास्ट, राइट, ल्यूकोप्लास्ट। ये होते हैं 3 टाइप के, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला होता है दैट इज एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज नोन एज एल्यूरोनोप्लास्ट। अब क्योंकि ये प्लास्टिड कलरलेस होते हैं तो इनका फंक्शन होता है स्टोरेज में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक अमाइलोप्लास्ट, एक एल्यूरोनोप्लास्ट और एक तीसरा दैट इज इलायोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा प्लांट्स में, वो स्टार्च कहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे सेल्स में, एमाइलोप्लास्ट में। दूसरे होते हैं एल्यूरोनोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनका स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। और तीसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये कुछ बात थी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। अब हम लोग इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम इसको रब करते हैं और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेली मिलेगी, जस्ट लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके पास भी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहाँ पर भी न्यूक्लियस या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। तो बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। और यहाँ पर भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, पोरस नेचर का होता है ना, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री एग्जिट पॉसिबल हो, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई पोरस। और इसके बाद में इसी के साथ में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो रही थी, लेकिन साइटोप्लाज्म में इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग नहीं होगी। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में बहुत ही क्लोज्ड प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में कोई इनफोल्डिंग नहीं है क्लोरोप्लास्ट के केस में। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड सब्सटेंस फील्ड है, ठीक है, इस एरिया में, जिसको हम लोग नेम करते हैं दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। और जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास में भी क्या प्रेजेंट है, इसके पास में भी सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब क्योंकि इसके पास डीएनए प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट खुद से कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करने का फंक्शन रखती है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ राइबोसोम्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के लिए फंक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में जब हम और देखते हैं तो स्ट्रोमा में
कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना, एक के ऊपर एक कॉइन की तरह कुछ स्ट्रक्चर इस वे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से कुछ इस फैशन में ज्वाइंट होते हैं, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा इट इज़ अ ग्रैनम, ठीक है। और ग्रैनम को हम लोग बोलते हैं स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, है ना। जब सपोज ये मैंने एक कॉइन बनाया, इट इज़ अ थैलाकॉइड, लेकिन जब हम इसी एक थैलाकॉइड के ऊपर एक और थैलाकॉइड, एक और थैलाकॉइड, जब उसको हम अरेंज कर देंगे स्टैक्स के मैनर में, तो अब ये कहलाएगा हमारा ग्रैनम, ठीक है। और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने के लिए एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फ्रेट चैनल्स। दिस इज़ अ फ्रेट चैनल, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का रोल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट का मेजर रोल होता है, इट कैरी क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। और क्लोरोफिल पिगमेंट का फंक्शन क्या है? प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जिन प्लांट के जिन सेल्स में स्पेशली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीफ में हो रही होती है। तो लीफ के जो सेल्स हैं, लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके और ज़्यादा अमाउंट में फूड बना सके प्लांट्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होती है और इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको पता है, बेसिक है ना, इस फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट। सॉयल से वाटर चाहिए प्लांट को, है ना, और सनलाइट के प्रेजेंस में चाहिए। इसके अलावा लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब ये कुछ फैक्टर्स साथ में मिल जाते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके, इसको यूज़ करके, है ना, फूड बना देते हैं, है ना। इसी को तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना, है ना। इन शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, ना कि फोटोसिंथेसिस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज वैक्यूल्स के बारे में, राइट। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वैक्यूल्स। सो नाउ लेट अस स्टडी वैक्यूल्स। तो ये जो वैक्यूल सेल ऑर्गेनेली है, ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सिंगल मेम्ब्रेन्ड है, ठीक है। और ये ओनली इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस सी, ये मैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया प्लांट सेल की सेल वॉल, इट इज़ अ सेल वॉल, राइट। अब इसके अंदर मैंने बनाया सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके अंदर मैं बना रहा हूँ दैट इज़ बड़ा सा वैक्यूल, दिस इज अ सेंट्रल वैक्यूल। और ये जो वैक्यूल होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% वॉल्यूम, प्लांट सेल का 50 to 60% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म का जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 50% एरिया वैक्यूल ने यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है। तो सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन इनका स्टोरेज का होता है ना। अब ये क्या स्टोर करते हैं ये देखते हैं।
सेंट्रल वैक्यूल में कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस इसमें भरे होते हैं, है ना। और ये सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेल सैप। और ये सेल सैप आपके रिच होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि इनमें फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन सब का स्टोरेज करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, है ना, अमाइनो एसिड्स, राइट, फैट, ऑयल, है ना, इनके स्टोरेज के लिए ये ऑर्गन प्रेजेंट है। दूसरा, कुछ एक्सट्रीम केसेस में कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी ये स्टोर करता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, प्लांट के कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी कभी कभी ये सेंट्रल वैक्यूल स्टोर करता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस स्टोर्ड, राइट। एक और फंक्शन इसका होता है सेंट्रल वैक्यूल का, दैट इज इट मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। तो देखिए, ये सेंट्रल वैक्यूल है। सेंट्रल वैक्यूल के आउटर लेयर को, इस आउटर लेयर को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, राइट। तो ये जो टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज टर्जर प्रेशर। और इसी टर्जर प्रेशर की वजह से ये सेल वॉल को, या फिर कह दीजिए इस प्लांट सेल को श्रिंक नहीं होने देता। सपोज ये प्लांट सेल एक हाइपरटोनिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो हाइपरटोनिक मीडियम में ये प्लांट सेल को श्रिंक नहीं होने देगा। ये सेल की रिजिडिटी को, टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। सेंट्रल वैक्यूल क्योंकि फील्ड है, कुछ सब्सटेंसेस से, सेल सैप से फील्ड है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते रहता है चारों तरफ, केवल ऊपर की तरफ नहीं, चारों तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे। और इस प्रेशर को बोलते हैं हम टर्जर प्रेशर। और ये टर्जर प्रेशर प्लांट सेल की रिजिडिटी को मेंटेन करता है। तो ये था आपका सेंट्रल वैक्यूल। इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक और लास्ट लेक्चर बाकी है, दैट इज़ सेल डिवीज़न का, जिसमें हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।